हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। ये सेशन उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे इस साल बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जिनका ड्रीम है कि वो बैंक में एक अच्छा जॉब ले, एक अच्छी सैलरी अर्न करे और अपने लिए एक नई लाइफ की, एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करे। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और मैं ये पहले बता दूं कि हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजर बैंक एग्जाम्स हैं जो बच्चे दे सकते हैं, कब कब आते हैं ये एग्ज़ाम्स, ईयर के किन मंथ्स में आते हैं, फिर सिलेबस क्या होता है, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इस पे डिस्कशन होगा। फिर हम बताएंगे स्ट्रैटेजी और पूरा टाइम टेबल कि कैसे उस स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल को फॉलो करके आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो और अपने लिए एक नई लाइफ की स्टार्टिंग कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम्स कितने तरह के हैं जो मेजर हैं, जो हर साल आते हैं, अच्छी वैकेंसी के साथ आते हैं, अच्छे बच्चों को रिक्रूट करते हैं और अच्छे पोस्ट पे करते हैं। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ है एक आपका, फिर आता है आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, फिर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो ये इंपॉर्टेंट बैंक एग्जाम्स हैं। इनमें एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क अभी चल रहा है। जैसे एसबीआई क्लर्क का लास्ट वीक डेट्स आ गए थे प्रीलिम्स एग्जाम का, एसबीआई पीओ का भी पहले से आया हुआ है। तो अभी जो बच्चे एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो अभी अपने फाइनल स्टेज में ही होंगे। प्रीलिम्स के लिए वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अराउंड एक मंथ या सवा मंथ, 1.5 मंथ कहे तो इन एग्जाम्स में अभी है। ठीक है, ये जो एग्जाम्स है आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये एग्जाम्स इस साल आने वाले हैं। हालांकि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क भी आएगा, क्योंकि अभी जो ये एग्जाम चल रहा है ये 2024 वाला चल रहा है, लास्ट ईयर वाला। तो इस साल एंड पे ये दोनों एग्जाम्स भी आएंगे। तो ये सारे एग्जाम्स इस साल आने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन साइंस में हुआ होता है, किन्हीं का कॉमर्स में हुआ होता है, किन्हीं बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़ की में पढ़ी होती है, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात बैंक एग्जाम्स की ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लिमिटेशंस नहीं मिलता, ये आपको बाउंड नहीं करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आप जो क्वालिफिकेशन है इन एग्जाम्स को देने के लिए, वो होता है बस बेसिक ग्रेजुएशन। आपने बस ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, डजेंट मैटर कि आपने कॉमर्स में किया हो, आपने साइंस में किया है, ह्यूमैनिटीज़ में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, किसी और भी स्ट्रीम में किया है, इन यहाँ पे बस ग्रेजुएशन चाहिए होता है। ठीक है, सेकंड जो सबसे अच्छी बात है कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इनमें परसेंटेज का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो नो मिनिमम परसेंटेज। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होती है। आपका 55% है, 60% है, 65% है, 70% है, 80% है, यू कैन अपीयर फॉर दीज एग्जाम्स। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो ऐसे बच्चे जो 21 से 30 ईयर्स के बीच है वो इन एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं। एज लिमिट थोड़ा वैरी करता है। कैसे? जो पीओ के एग्जाम्स होते हैं इनमें आपको 30 ईयर्स मिलता है अपर लिमिट, 30, इसमें भी 30 और इसमें भी 30 मिलता है। और जो क्लर्क वाले एग्जाम्स हैं, जैसे ये वाला क्लर्क है, ये वाला क्लर्क है, ये वाला क्लर्क है, तो यहां पे आपको 28 ईयर्स मिलता है। ठीक है, यहां भी 28 मिलेगा, अपर लिमिट यहां भी 28 मिलेगा। देखो, ये मैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, तो वहां पे आपको 3 to 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपका 33, 35 हो जाएगा, 28 भी बढ़ जाएगा। तो वो जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कि क्या एज लिमिट है। लेकिन मान के चलते हैं कि आप 21 to 30 के बीच में हो तो आप जनरली एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, तो ये वो हुए एग्ज़ाम जो हर साल आते हैं। और भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका इंश्योरेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं, आपके NIACL होता है, NICL होता है, फिर आपका RBI असिस्टेंट होता है, जो इन एग्ज़ाम्स की बहुत सिमिलर होता है, सिलेबस बहुत सिमिलर होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत सिमिलर होता है, बट वो हर साल नहीं आते, बीच में वो गैप भी हो जाता है उनका। बट ये एग्ज़ाम्स हर साल आते हैं, तो आप इन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे।
एक बार हम डेट्स देख लें, क्योंकि IBPS क्या है, कैलेंडर रिलीज करता है, उस कैलेंडर में लिखा होता है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। जैसे हम देख सकते हैं ये RRB का है, तो RRB का जो PO है, ऑफिसर स्केल 1 PO होता है, ठीक है। तो ऑफिसर स्केल 1 PO है, ऑफिस असिस्टेंट क्या है, ये आपका क्लर्क है। तो ऑफिसर स्केल 1 का हम देख रहे हैं कि जुलाई एंड में 27 जुलाई को प्रीलिम्स है, ठीक है। 2 पार्ट्स में होता है एग्जाम, प्रीलिम्स में होता है, मेंस में होता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स, ठीक है, इसको क्वालिफाई करते हो, फिर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ठीक है। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आप देख किस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, PO के लिए किया है या क्लर्क के लिए किया है। अगर आपने क्लर्क के लिए किया है तो मेंस में ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके आगे कोई और फर्दर प्रोसेस नहीं है। बट अगर आपने PO के लिए किया है तो इसके बाद एक और आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल होता है। तो अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में 2 स्टेज है, आपका प्रीलिम्स है और आपका मेंस है। 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, प्रीलिम्स देना पड़ता है, प्रीलिम्स जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, फिर वो मेंस देते हैं, फिर जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन क्लर्क पे होता है। अगर PO की बात करें तो PO में भी प्रीलिम्स होता है, ठीक है। PO में भी जो बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में जाते हैं, फिर बच्चे जो मेंस क्वालिफाई करते हैं फिर उनका इंटरव्यू होता है, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं वो PO बनते हैं, ठीक है। एग्जाम के लेवल में भी बहुत डिफरेंट होता है। क्लर्क थोड़ा इजियर साइड पे होता है, PO का लेवल क्लर्क से थोड़ा ऊपर होता है। उसके बाद RRB, IBPS और SBI, इन काइंड्स ऑफ एग्जाम में भी डिफिकल्टी लेवल वैरी करता है। जैसे RRB PO जो होगा वो IBPS PO के कंपैरिजन में या SBI PO के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होगा। सिमिलरली RRB क्लर्क जो होगा वो IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होगा। अगर IBPS PO और SBI PO की बात करें तो हमने कुछ रिसेंट ईयर में ये देखा है कि ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। कभी IBPS PO थोड़ा लाइक +1 हो गया, कभी SBI PO +1 हो गया, तो इनका हम मान सकते हैं IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क की बहुत सिमिलर लेवल पे होता है डिफिकल्टी लेवल, पर यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है जब आप RRB से कंपेरिजन करते हो, ठीक है। तो ये रहा पूरा एक ओवरव्यू मिल गया हमें कि पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर कुछ एग्जाम्स में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब आते हैं डेट्स पे, अब आपको बेटर समझ में आएगा। देखो प्रीलिम्स एग्जाम कब होने वाला है, ये होने वाला है 27 जुलाई 2025, यानी आप प्रीलिम्स एग्जाम से पहला एग्जाम, इस साल का जो पहला एग्जाम है जो कि RRB PO का होगा प्रीलिम्स, वो आपका 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो आपकी अगस्त में भी हो रहा है एग्जाम, सितंबर में भी हो रहा है मेंस एग्जाम जो इसका है RRB PO का, वो 13 सितंबर को है। अगर बात करें क्लर्क की तो ये आपका 30 आपका अगस्त को है, 6 सितंबर को है, 7 सितंबर को है, नवंबर को है। तो हम देख पा रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, नीचे आ जाए तो ये वाला IBPS का पार्ट है, ये IBPS RRB है, ये IBPS है। तो इन एग्जाम साथ में चल रहे होते हैं। साथ में कहने का मतलब है कि जैसे ये नहीं कि एक ही दिन RRB का भी एग्जाम हो गया, उसी दिन IBPS का भी एग्जाम हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक दिन एक ही का एग्जाम होगा, जिस दिन RRB का एग्जाम है प्रीलिम्स, उस दिन IBPS का प्रीलिम्स नहीं होगा, ठीक है। एक ही साथ कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे अगस्त, जुलाई से स्टार्ट हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ, फिर यहाँ पे भी हुआ सितंबर में, फिर यहाँ पे आपका अक्टूबर के अराउंड इसका प्रीलिम्स स्टार्ट हो गया IBPS का, ठीक है, PO का। फिर आपका मेंस आ गया क्लर्क का नवंबर में, फिर नवंबर में यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो मेंस है, फिर दिसंबर में IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स है, फिर जनवरी में है, फिर फरवरी में फिर आपका इसका मेंस है। तो जो एग्जाम का सिलसिला जो स्टार्ट होता है जुलाई में, वो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलता ही रहता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जुलाई स्टार्ट हो गया, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि अब मैं अब करूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ या कुछ चीज़ें कर लूँ, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि हर वीक कोई ना कोई एग्जाम होता ही रहता है, ठीक है। और बच्चे को एक एग्जाम नहीं फिल करते, बच्चे सब एग्जाम्स फिल करते हैं। जिन्होंने RRB क्लर्क फिल किया है उन्होंने IBPS क्लर्क भी फिल किया है, उन्होंने फिर IBPS PO भी फिल किया है, फिर SBI PO भी फिल करेंगे, SBI क्लर्क भी फिल करेंगे। तो ये जो जुलाई से उनका जो स्टार्ट होता है जो टाइम पीरियड, वो काफ़ी बिजी जाता है एग्जाम देने में ही, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का या सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, टाइम ज़्यादा मिलता है आपको अभी से, जो फेब से लेके आपका मिड
जुलाई तक का जो पीरियड है, यहाँ पे आपको सिलेबस पे काम करना होता है, साथ ही क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें हम अभी आएंगे। ठीक है, तो ये रहा डेट्स। ठीक है, कैलेंडर है, कैलेंडर अवेलेबल है आईपीएस की वेबसाइट पे। हमने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि कब कैसा कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये तो बात हो गई डेट्स की। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा हमें पता है कि प्रीलिम्स है, मेंस है। ठीक है, तो देखते क्या क्या है। तो प्रीलिम्स हो आपका आईपीएस क्लर्क का हो, पीओ का हो। ठीक है, यहां पे हम एसबीआई भी डाल सकते हैं, एसबीआई क्लर्क। ठीक है, एसबीआई पीओ, क्योंकि सिलेबस भी सेम है, पैटर्न भी मोर और लेस सेम है। तो 3 सब्जेक्ट्स पे होता है प्रीलिम्स आपका। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ में 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट्स यानी मैथ्स की 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35 होते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स मिलता है आपको क्वेश्चंस को करने का। 20 मिनट्स इधर, 20 मिनट्स इधर, 20 मिनट्स इधर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि कितना है। इंग्लिश की बात करें, 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट में करना है। ठीक है, क्वांट्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स में करना है। रीजनिंग की बात करें, 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स में करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, टाइम कम है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो थोड़ा सा माइंड में आपके लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना होगा, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, एसबीआई पीओ में क्या है, एसबीआई क्लर्क का तो सेम रहता है। एसबीआई पीओ में थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार का पैटर्न। एसबीआई पीओ की बात करें तो इंग्लिश में उन्होंने 40 क्वेश्चंस कर दिए हैं, और क्वांट्स में 35 से 30 कर दिया, और रीजनिंग में भी 35 से 30 कर दिया है। ठीक है, अभी तक क्या होता आ रहा था कि सेम पैटर्न फॉलो होता था, बीट आईबीपीएस क्लर्क हो, बीट आपका आईबीपीएस पीओ हो, बीट आपका एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो। यही चलता था कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट्स के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, और सबके लिए इक्वल टाइम मिलेगा, 20 मिनट, यानी टोटल 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, बट इस बार क्या किया एसबीआई पीओ ने, इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। यहां से 5-5 क्वेश्चन घटा दिए, और यहां पे 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। ये हुआ है एसबीआई पीओ में इस बार। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें टाइमिंग है, यानी 20 मिनट में ही करना है। ठीक है, चलो मेंस की बात करें तो मेंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही होते हैं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांट्स में आपका ज्यादा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे होता है। ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है, उसके साथ ऐड क्या होता है आपका, कंप्यूटर ऐड होता है, कंप्यूटर की नॉलेज कोई क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस होता है आपका, जहां पे बैंकिंग अवेयरनेस भी होता है और इकोनॉमी अवेयरनेस भी होता है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का होता है। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन वैरी करते हैं, और किसी सेक्शन में आपका 35 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में 40 ऐसे होता है, जीए में 60 होता है। तो वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा वैरी करता है। ठीक है, बट अगर हम माने तो 35 से लेके 40 क्वेश्चन तो मेंस में देखने को मिलते ही है पर सेक्शन। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्स में 30 भी मिलते हैं पर सेक्शन, तो पर सेक्शन नहीं, कुछ सेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे इतना हम लेके चल सकते हैं। जो आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ है, ये तो बात हो गई आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ की, और एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ की, और उसके मेंस की, प्रीलिम्स एंड मेंस की। ठीक है, अब अगर हम आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की बात करें तो थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स में। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन, जिसको करने के लिए आपको 25 मिनट्स मिलता है, और क्वांट्स के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसको करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलता है। तो टोटल 45 मिनट्स मिलता है, 45 मिनट आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। यहां पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीलिम्स। तो यही डिफरेंस यही है कि आरआरबी इंग्लिश प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, बस 2 पूछता है, रीजनिंग और क्वांट्स। ठीक है, मेंस सिमिलर ही होता है, ये सारे पूछे जाते हैं, बस मेंस में एक डिफरेंस होता है आरआरबी के, आपको चॉइस मिलती है कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी आप चूज कर सकते हो, बट आरआरबी में बस आप सिर्फ आरआरबी में क्या होता है, अगर मैं लिखूं आरआरबी के मेंस में क्या होता है, आपको चॉइस मिलता है। जैसे यहां पे क्या है कि इंग्लिश आएगी ही आएगी मेंस में,
बट आरआरबी में चॉइस मिलता है कि आप इंग्लिश भी ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करो, जो भी आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, किसमें, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में। ये मेंस का पार्ट होता है। ठीक है, प्री का पार्ट नहीं होता है। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ये मेंस का पार्ट होता है। इसमें आपको एक ऐसे और एक लेटर लिखना पड़ता है। ठीक है, और इंटरव्यू होता है, जैसे मैंने बताया कि पीओ एग्जाम में इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपके होते हैं एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, कोई एक ऑप्शन क्लिक करना होगा। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसमें आपको टाइप करना पड़ता है। ठीक है, 200-250 वर्ड्स का ऐसे हुआ, 150 वर्ड का लेटर आपको टाइप करना होता है। बट बाकी पूरा मेंस की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, एमसीक्यू ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर इंटरव्यू हुआ। तो ये हो गया सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। हमने एग्जाम्स को डिस्कस कर लिया, कौन कौन से एग्जाम्स हैं और कब आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू क्या है। अब आते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने फेब से बनाया है, क्योंकि फेब अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, फेब का जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो पहले के 4 मंथ्स होंगे आपके, जिसमें आपका फेब आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है और मई आता है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का होगा। इसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे। ठीक है, फाउंडेशन अपना स्ट्रांग करोगे। ठीक है, बेसिक जो भी चीजें हैं उनको कंप्लीट करोगे। तो ये वाला जो 4 मंथ से ये करने के लिए है। अब यहाँ पे क्या करना है, फेब मार्च में क्या करना है आपका, अप्रैल में और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कब कौन से महीने में क्या करना है। ठीक है, तो देखो यही टाइम है करने का। जैसे मैंने पहले ही बताया है, ये जो 4 मंथ है काफी क्रूशियल होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप सिलेबस है, मतलब इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, क्वांट्स में कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, उनसे क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आप एग्जाम के लिए रेडी होगे। देखो स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते नहीं है फेब से। वो कब स्टार्ट करते हैं, जब नोटिफिकेशन आती है कि हाँ अब एग्जाम लिया जाएगा। जैसे जुलाई में एग्जाम है, तो लेट सपोज कि मई में या जून में कभी भी नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आता है, फिर वो स्टार्ट करते हैं तो सीधे वो क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कहते हैं क्वेश्चंस बन नहीं रहे सर, एक्यूरेसी नहीं आ रही, क्योंकि उनका बेसिक नहीं होता है स्ट्रॉन्ग। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगता है। कोई भी नया सब्जेक्ट आप सीखते हो तो पहले आप जीरो से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे आप लेवल पे आगे बढ़ते हो। जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाते हो, एकदम से अगर आप जाओगे सीधे क्वेश्चंस पे, तो वहाँ पे तो बेसिक ही नहीं है आपके पास, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा आपसे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि फेब मार्च में ये जो है ये मंथ बिल्कुल सही है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अभी बेसिक पे ध्यान दो, चैप्टर्स कंप्लीट करो, चैप्टर्स पढ़ो, क्वेश्चन समझो, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है उनको समझो, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उस पर फोकस होगा। तो ठीक है, कितना डेली का टाइम आपको देना है, तो 6 से 7 घंटा आपको डेली का देना है। देखो अगर बैंक एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो मेहनत भी करनी पड़ती है। आपको बहुत सैलरी काफ़ी अच्छी देता है बैंक। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है, बहुत सारे पर्क्स होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी देना पड़ता है। वो कब देना पड़ता है आपको, यहाँ पे जहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो। और 6 से 7 घंटा तो स्टार्टिंग में आपको देना ही पड़ेगा। 6 से 7 घंटा विद कंसिस्टेंसी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, गोल क्या है हमारा, स्ट्रेंथनिंग कोर कॉन्सेप्ट्स। अभी हम सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स है उनको समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, ये करना है हमें फेब मार्च में। तो यहाँ पे हमने बना रखा है क्वांट्स में कितना टाइम देना है आपको, रीजनिंग में कितना टाइम देना है, इंग्लिश में कितना टाइम देना है। ठीक है, ये सब करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, ईयर पेपर। ठीक है, प्री का भी देख लेना, मेंस का भी देख लेना, एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किन तरह के आते हैं। ठीक है, तो जो कोई डाउट हो वो आपका दूर हो जाएगा माइंड में। ये हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, पीएम का जो वेबसाइट है, प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं। ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स का देख लेना। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको फाउंडेशन बिल्डिंग की क्लास अपनी स्टार्ट करनी है। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आपको 2 घंटे हर दिन देने हैं। आपको स्पीड मैथ्स से स्टार्ट करना है। स्पीड मैथ्स क्या होता है? स्पीड मैथ में आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आपका नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनके अराउंड घूमता है इनका। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस में ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रूट्स निकालने होते हैं। तो पहले आपको इन पे फोकस करना है, स्टार्ट आपको इनसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे काम क्या आएगा आपका, टेबल्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा आप टेबल्स आपको याद होंगे उतने ज़्यादा आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब रूट के क्वेश्चंस आते हैं, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर करके दे दिया, उसका तुरंत आपको निकालना है कि उसका क्या होगा, फिर आप उसको आगे ऑपरेट करोगे, जो भी करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट। और कैलकुलेशन शॉर्टकट्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं कैलकुलेट करने के, इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के, तो वो सब भी होता है, तो वो सब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्पीड मैथ से स्टार्ट करोगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करो, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करो, आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन करो, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करो, टेबल्स लर्न करो, स्क्वायर रूट लर्न करो, क्यूब रूट लर्न करो और कैलकुलेशन शॉर्टकट सीखो। ठीक है, फोकस यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना। कहाँ पे फोकस होगा? क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। अभी आपको स्पीड पे नहीं देखना है, कितनी जल्दी जल्दी मैं कितने क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ, 1 घंटे में मैंने 100 क्वेश्चंस किए कि नहीं किए, ये आपको नहीं देखना है। अभी आपको देखना है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। फोकस आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए, क्योंकि बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने एक्यूरेसी पे कमांड कर ली, फिर आप स्पीड पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ चाहिए होती है। स्पीड यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा हो, और एक्यूरेसी यानी कि क्वेश्चन जो हुए हैं वो सही हों आपके। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन आपने सही किया, आपका +1 हुआ, आपने एक क्वेश्चन गलत किया, -2.5 -0.25 हो जाता है आपका। ठीक है, 1/4 मार्क्स कट जाते हैं आपके। तो नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है हमारा। नेगेटिव मार्किंग को हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कब करेंगे? जब एक्यूरेसी होगी स्पीड के साथ। ठीक है, ठीक है, तो हमें फोकस किस पे करना है? जो -0.25 का है, जो ये -1/4 हमारा चला जाता है, इसको हमें एलिमिनेट करना है, कम से कम हो और एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाए हम कि हो ही ना ये। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन हम सही से कर पा रहे हैं या नहीं, इस पे। ठीक है, उसके बाद कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, आपका मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस है, SICI है, टाइम वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है। इन पे आप वर्क कर सकते हो, इन पे स्टार्ट करो सीखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जिससे पहले स्पीड मैथ स्टार्ट किया, सीखा है सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, नंबर सीरीज कैसे करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ टेबल्स भी लर्न कर रहे हैं, क्यूब रूट्स भी हर दिन लर्न कर रहे हैं, स्क्वायर रूट्स भी लर्न कर रहे हैं। अब आओ अरिथमेटिक के टॉपिक पे। पहले रेशियो प्रोपोर्शन देखा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उसके क्वेश्चंस किए, फिर परसेंटेज किया, फिर एवरेज किया, फिर आया मिक्सचर एलिगेशन पे। तो एक एक करके आपको एक एक लेसन कंप्लीट करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लेसन कंप्लीट किया, लेट्स सपोज कि रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद इस टॉपिक के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने हो सके, 100, 200, 500, 1000 क्वेश्चंस जितने मिलेंगे, कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। आप अगर सर्च करोगे बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं आपको, हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कर सकते हो सॉल्व। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिए, हाँ मुझे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, उन क्वेश्चंस को आपसे बनना चाहिए। और तभी होगा जब आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक के कर ले जाओगे। क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो वही करना है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, उसके कर लिए मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है, जितने हो सकते हैं उतने कर लिए। फिर परसेंटेज पे मैं बढ़ा, ठीक है, परसेंटेज कंप्लीट किया, फिर परसेंटेज के बहुत सारे जितने क्वेश्चन है उतने कर लिए। सिमिलरली एवरेजेस पे बढ़ा, फिर मिक्सचर एलिगेशन आया, फिर प्रॉफिट लॉस आया। तो ये क्वांट्स में करना है आपको। ठीक है, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन DI भी आता है आपका,
तो वो डीआई भी स्टार्ट कर सकते हो इसके बाद। वो इसलिए क्योंकि डीआई जो होता है वो आपका रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, आपका सिंप्लीफिकेशन वाला, अप्रॉक्सीमेशन वाला होता है। डीआई में भी ये सब काम आता है, इसलिए डीआई को आप इनके कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देना है 2 घंटे। यहाँ पे याद रखना, फोकस होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी पे, अभी स्पीड पे नहीं। एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके 500,000 क्वेश्चंस लगा लिए। सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन के लगा लिए। अप्रॉक्सीमेशन किया, अप्रॉक्सीमेशन के लगा लिए। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन किया, रेशियो प्रोपोर्शन के लगा लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, ये तो डेली, ये तो हो गया। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ तो पहले क्वेश्चंस जितने हो सकते उतने कर लिए। उसके बाद फिर परसेंटेज हुआ, हम परसेंटेज पे आए, फिर परसेंटेज के क्वेश्चंस किए। उसके बाद जब 2 चैप्टर हो जाए तो वीक में एक बार दोनों चैप्टर, जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हो तो वीक में एक बार रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी लगा लो, जिससे पुराना चैप्टर भूलो नहीं आप। वैसे एवरेज कर रहे हो तो रेशियो प्रोपोर्शन की और परसेंटेज क्वेश्चन लगा लिए। मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हैं तो पुराने जो चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने उसके क्वेश्चंस लगा लिए। ठीक है, तो पुराने चैप्टर्स को साथ लेके चलना है आपको। ठीक है, और नए चैप्टर्स को सीखना है। गोल क्या है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, अभी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक्यूरेसी लानी है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांट्स का। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है आपको, देखो रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो क्वांट्स से थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, तो आप इनको जल्दी मास्टर कर सकते हो। ठीक है, यहां भी आपको देना है 2 घंटे। मिसलेनियस टॉपिक्स को पहले स्टार्ट करो। पहले सिलोगिज्म हो गया, सिलोगिज्म स्टार्ट करो, देखो क्या होता है सिलोगिज्म, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि कॉन्सेप्ट्स इनमें इन्वॉल्व है उनको सीखो। फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो नंबर। पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि कंप्लीट द चैप्टर पूरी तरीके से, और उसके बाद फिर जाना है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। जो पॉइंट में किया वो यहां भी करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सी में इनइक्वालिटी किया, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए। फिर अल्फान्यूमेरिक सीरीज किया, कोडिंग डिकोडिंग किए, ब्लड रिलेशन किए, सबके मैक्सिमम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए हमने। ठीक है, यहां भी वही अप्रोच रखोगे। इनइक्वालिटी की तो सिलोगिज्म के भी क्वेश्चंस कभी वीक में एक बार लगा लिए, 2 बार लगा लिए। अल्फान्यूमेरिक सीरीज है तो पहले सिलोगिज्म के और पुराने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस लगा लिए वीक में 1-2 बार। यानी पुराने चैप्टर्स को आपको लेके चलना है, नए चैप्टर्स आपको सीखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपका प्रीलिम्स के में भी और मेंस में भी। रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो आपको साथ ही साथ आपको पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट भी सीखना होगा। ठीक है, तो जब मिसलेनियस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे आओ, वो सीखो। अलग अलग तरह के पजल्स होते हैं, उनको बनाने का कोशिश करो, ट्राई करो, देखो बन रहा है कि नहीं, कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, अभी स्पीड पे फोकस मत करो। ठीक है, अभी क्या करना है, फोकस आपको करना है एक्यूरेसी पे, कि बन पा रहे हैं कि नहीं मुझसे। यहीं पे आप डिस्कवर करोगे कि कुछ काइंड ऑफ पजल है जो आपसे बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ पजल्स में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो वहां पे आप फिर स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है आपको कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है आपको, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चाहे वो क्वांट्स में हो चाहे वो रीजनिंग में हो, क्वेश्चंस में आपको वेरिएशन भी लाना है। जैसे आपने जैसे सिलोगिज्म कंप्लीट किया होगा तो आप स्टार्ट करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से, तो पहले आप इजी क्वेश्चंस लगाओगे, फिर आप आओगे मॉडरेट पे, और फिर आप आओगे एडवांस लेवल क्वेश्चन पे जो मेंस में पूछे जाते हैं। एडवांस्ड यानी मेंस लेवल, ये आपको हर चैप्टर के लिए करना है, चाहे वो क्वांट्स का हो। जैसे क्वांट्स का ही अगर मैं बात करूं, वापस से जाते हैं क्वांट्स में एक बार, तो अगर जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया हमने, ठीक है, सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जितने कॉन्सेप्ट है सब सीख लिए, क्वेश्चन जब लगाने की बारी आएगी, जब हम मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले हम इजी लगाएंगे, फिर हम मॉडरेट पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे आपके एडवांस्ड पे यानी मेंस लेवल पे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हम अपना मेंस का भी साथ ही साथ स्ट्रांग करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी से ही स्टार्ट करेंगे मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरा प्रीलिम्स मेंस यहीं पे कर लेंगे, आगे का कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आगे से प्रैक्टिस। ठीक है, तो सेम चीज यहां भी करनी। इनइक्वालिटी किया, इनइक्वालिटी के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद फिर अपने बेसिक से इजी से मॉडरेट, फिर अपना
एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर लिए। फिर अल्फान्यूमेरिक ऐसे ही करना है आपको, पजल्स भी सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में आप इजी लेवल पजल सॉल्व करोगे, फिर इजी से आप जाओगे मॉडरेट लेवल पजल्स में। इजी आपको कौन सा होगा जो आपके क्लर्क एग्जाम में आते हैं प्रीलिम्स में, मॉडरेट जो आपके इसमें आ रहे हैं पीओ प्रीलिम्स में आ रहे हैं या क्लर्क मेंस में आ रहे हैं। फिर आपका हो जाएगा एडवांस लेवल जो आपका पीओ मेंस में आ रहा है। तो इस तरह से आपको जाना है। हमेशा कुछ भी करते हैं हम कैसे करते हैं, पहले हम इजी पे जाते हैं, फिर हम इजी सीखते हैं, फिर हम मॉडरेट को करते हैं कमांड, फिर हम ट्राई करते हैं कि हम एडवांस को भी मास्टर कर ले। तो यहाँ भी वैसे ही करना है आपको, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल प्रोसेस जो मैं हर जगह करते हैं। और अगर ये प्रोसेस करोगे बेसिक से इजी मॉडरेट एडवांस, तो हमेशा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ करना है। आपने पहले मिसलेनियस टॉपिक कवर किया, हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए आपने डिफिकल्टी वाइज, अपने टॉपिक पे आगे बढ़े, ब्लड रिलेशन पे समझ लो ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया। तो वीक में अपने पुराने टॉपिक से क्वेश्चन लिए कि हाँ चलो आज मैं कोलिन का क्वेश्चन लगाऊंगा, आज मैं चलो सिलोगिज्म नहीं हुआ है सिलोगिज्म को करवाता क्वेश्चन कर लेता हूँ, ईजी मॉडरेट डिफिकल्ट। तो ऐसे सारे टॉपिक्स को आपको लेके चलना है, ठीक है। पजल्स लगा रहे, पजल्स सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है इंग्लिश, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्या करना है आपको, तो इंग्लिश को आपको देना है 1.5 घंटे, ठीक है। स्टार्ट करो ग्रामर टॉपिक से। ग्रामर टॉपिक्स क्या हो गया, नाउन हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस सीखना होगा। तो ग्रामर टॉपिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप सीखोगे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, या आपको यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। फिर आप आओगे ग्रामर पे, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, जितने भी आपके ग्रामर टॉपिक्स हैं सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ठीक है। उन पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ। वही चीज़ है, नाउन पढ़ा, ठीक है, सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो कर लिए, नाउन पढ़ा, नाउन से कितने क्वेश्चन आते हैं वो कर लिए। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस लगाता जा रहा हूँ, ये करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश में आपका आरसी भी आता है, ठीक है। इंग्लिश क्या होता है आपका, 3 चीज होता है इंग्लिश में। एक होता है आपका ग्रामर, ठीक है, ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। फिर एक होता है आपका रीडिंग से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक पैसेज पढ़ना होता है और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो आपने पहले भी स्कूल लेवल में किया है। स्कूल लेवल में आता था ना एग्जाम में, आपके 10th में आता था, 12th में, कि आपको एक दिया हुआ है पैसेज पढ़ो, उसके नीचे आंसर दिया होता था, अनसीन पैसेज जिसको करते थे, वैसा ही होता है, ठीक है। फिर आती है आपकी वोकैबुलरी। ये एक्चुअली एक फैंसी वर्ड है, हम एक्चुअली वर्ड्स ही कह देंगे इसको, जो वर्ड्स आपके होते हैं, जो जनरली जो वर्ड्स आ रहे हैं। तो वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो कौन सा वर्ड है, तो एक वर्ड जैसे है, यही है, देखो स्ट्रेंथनिंग, ये एक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रांग करना, मेकिंग स्ट्रांग। तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर स्ट्रेंथनिंग लिखा है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम रिलेट कर पा रहे हैं क्या, इसका मेकिंग स्ट्रांग मतलब होता है, तो ये क्या चीज़ स्ट्रांग कर रहा है। तो वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले ग्रामर टॉपिक्स करो, कॉन्सेप्ट्स करो, याद करो, ठीक है। ग्रामर के लिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। यहाँ पे आपको इजी पैसेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक से स्टार्ट कर सकते हो आप। एनसीईआरटी के आपके 7, 8, 9, 10 के जितने भी सब्जेक्ट के बुक है इंग्लिश में ही हो गए, सब पढ़ लो, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी, रीडिंग बहुत आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग की, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हर दिन कोशिश करो कि 10 नए वर्ड्स का मीनिंग आपको पता हो, ठीक है। जो पहले से पता है वो तो अच्छी बात है, पर हमेशा जब भी आप रीड करोगे नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। जितना रीड करोगे उतना वर्ड्स मिलते हैं। तो कोशिश करो कि 10 नए वर्ड्स हर दिन सीखो विथ मीनिंग और यूजेस, कि मीनिंग क्या है इसकी, और सेंटेंस पे जब आता है तो क्या मतलब देता है, ठीक है। ये करना है आपको इंग्लिश के लिए, ओके, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करनी है, तो प्रैक्टिस वही हो रही है, टॉपिक वाइज क्विज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा दिए, इजी मॉडरेट हार्ड करके, ठीक है। हर चीज के लिए वही करना है आपको। करंट अफेयर्स, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है आपका एग्जाम में, ठीक है। मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता है, बट आपको स्टार्ट यहीं से करना है। जनवरी ऑनवर्ड्स क्यों लिखा मैंने, स्टार्ट करोगे आप फेब में, बट जनवरी का स्टार्ट करोगे, यानी फेब में आप स्टार्ट कर रहे हो तो फेब में आप क्या पढ़ोगे, जनवरी का पढ़ोगे पहले। जनवरी के जितने भी आपके जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं और जो भी है न्यूज़ है वो पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर आप फेब में जाओगे, फिर मार्च में जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि देखो एग्जाम कब होता है, एग्जाम होता है आपका लेट सपोज कि अगस्त में हो रहा है मेंस एग्जाम। तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि
अब अगस्त में मेंस एग्जाम हो रहा है तो वो फोकस करते हैं जुलाई पे कि जुलाई का मैं कर लूँ करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस जो भी आया है, या जून का कर लूँ या मई जून जुलाई का कर लूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछले 6 मंथ्स का, लास्ट 6 मंथ्स का पूछा जाता है मोस्ट, बहुत से केसेस में देखा गया है कि लास्ट 6 मंथ्स का, जब मेंस का एग्जाम है जिस डेट पे, जिस मंथ में, तो उसके लास्ट 6 मंथ तक को पूछा जाता है। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ यानी कि अगर आपका अगस्त में हो रहा है तो जनवरी से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार देखा गया एग्जाम में कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जनवरी के ही न्यूज़ से आ गए। अब अगर आप फोकस करोगे सिर्फ जुलाई पे ही और मई पे कर रहे हो, जून पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपके लिए डिसएडवांटेज, थोड़ा सा क्या बहुत हो जाएगा आपके लिए डिसएडवांटेजेस। तो अभी से ही स्टार्ट करो जनवरी का, हर दिन जो भी आता है डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, वीक में एक बार रिवाइज कर लो कि जो पिछले के 6 दिन के हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुझे याद है या नहीं, वीक में एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, हम आते हैं अप्रैल मई के मंथ में, जहां पे आप प्रैक्टिस करोगे अपना स्पीड बिल्डिंग पे। और क्योंकि अभी क्या है, स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे आपका फरवरी मार्च, वहां पे आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, फोकस कहाँ पे था, फोकस था आपका एक्यूरेसी पे। अब क्या है, अब यहाँ पे आपको स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी है, और एग्जाम में कितने किन तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनसे खुद को फैमिलियराइज करना है, एक्सपोजर लेना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, कैसे करोगे, तो अब आपको 7 से 8 घंटे देने हैं। ठीक है, क्वांट्स में 2 घंटे दो, क्या करो, हाई लेवल डीआई, केसलेट्स, अरिथमेटिक क्वेश्चंस, ये सब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करोगे, अभी क्या कर रहे थे, अभी कर रहे थे टॉपिक वाइज। ठीक है, अब क्या करो, मिक्स करो, मिक्स, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं आएगा कि हाँ रेशियो के क्वेश्चन एक लाइन से आ गए हैं, आपके मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन एक लाइन से आ गए हैं, तो नाउन के ही क्वेश्चन आ गए हैं, वैसे नहीं होता, मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, स्पीड मैथ्स आपको प्रैक्टिस करते रहना है, स्पीड मैथ्स छोड़ना नहीं है आपको प्रीलिम्स, जब तक प्रीलिम्स एग्जाम का हो नहीं जाए आपका सारा का सारा प्रीलिम्स, स्पीड मैथ्स करते रहना है आपको। कोशिश करो, अब यहाँ पे चूंकि स्पीड की बात आ गई है, तो हर क्वेश्चन को 20 to 30 सेकंड पर क्वेश्चन आपको देना है, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन हो, आपका अप्रॉक्सीमेशन हो, नंबर सीरीज हो, 20 to 30 सेकंड, 30 सेकंड लग रहा है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में लगेगा, उसको कोशिश करो कि 28 पे लाओ, 26 पे लाओ, 25 पे लाओ, एग्जाम से आने से पहले 20 पे वो आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी डीआई जो है प्री लेवल के डीआई आपको करना ही है प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, हाई लेवल डीआई अगर आगे उसको प्रैक्टिस करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, केस प्रैक्टिस करो, अरिथमेटिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वांट्स में प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, रीजनिंग में भी सेम है, आपको अलग अलग तरह के पजल, सीटिंग अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करना है, ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब आपको कहाँ करना है कि टाइम कितना लग रहा है, जैसे अगर आपको लग रहा था पहले प्री लेवल स्टार्टिंग में आपने ट्राई किया तो मे भी 5-6 मिनट लग रहे हैं, उसको कम करो, 4 पे लाओ, 3 पे लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिना एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज किए हुए स्पीड पे आपको ध्यान देना है, टाइम को आपको घटाना है, कितने टाइम में क्वेश्चन हो रहा है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अलग अलग तरह के पजल्स कर रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे इनइक्वालिटी कर रहे हो, सिलोगिज्म कर रहे हो, अपना कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, वहाँ भी टाइम 20 से 30 सेकंड ही रखो। ठीक है, 30 सेकंड अभी हो रहा है, कोशिश करो 25 में हो, 22 में हो। ठीक है, विथ एक्यूरेसी। 1 से 2 मेंस लेवल पजल्स बना लिया करो, क्योंकि हम वहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 2 मंथ में क्या किया था, क्या बनाया था कि हम बेसिक से लेके एडवांस पे जाएंगे, इजी मॉडरेट एडवांस पे जाएंगे क्वेश्चन में। तो अब आपको 1-2 मेंस लेवल क्वेश्चन करने हैं हर दिन, कि आपकी मतलब जो पकड़ है मेंस पे वो बनी रहे और भी इंप्रूव हो। ठीक है, तो 1 से 2 मेंस लेवल पजल कर लिया, सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मेंस में जो आपके प्रीलिम्स के जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उनका ही एक डिफरेंट फॉर्म, विकसित फॉर्म मिलता है आपको। जैसे सिलोगिज्म आपका कोडेड सिलोगिज्म बन जाता है, रिवर्स सिलोगिज्म बन जाता है, कोडेड इनइक्वालिटी बन जाती है, तो इसको भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, आपका क्लोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है, तो यहां पे करो आप। इंग्लिश में क्या है, अब आप पहले 2 मंथ्स क्या कर रहे थे, इजी पैसेज एनसीईआरटी के पढ़ रहे थे, अब आप आओ गए कॉम्प्लेक्स पैसेज पे, इकोनॉमी पे पढ़ रहे हो, साइंस पे पढ़ रहे हो, लिटरेचर के अलग अलग पैसेजेस है उसको पढ़ रहे हो, बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। यहाँ पे आप एडिटोरियल भी यूज स्टार्ट कर सकते हो, एडिटोरियल्स पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चंस स्टार्ट होगा, एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस करते रहो, फिलर्स, क्लोज पैसेज, पैराजम्बल, जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है,
क्या करना है, बेसिक से एडवांस लेके जाना है हमें मेंस लेवल तक। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, पहले ग्रामर कंप्लीट कर रहे थे, तो ग्रामर में नाउन पे बना रहे हैं, फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव का एडजेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पे मिक्स करना है हमें, ये मिक्स आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और वोकैबुलरी पे काम करते रहो अपना। जितना रीड करोगे नए वर्ड्स मिलेंगे, 10 वर्ड्स पर डे मिल रहे हैं, लगे रहो उसमें। ठीक है, नोट बनाते रहो, वर्ड्स का मीनिंग देखते रहो, यूजेस देखते रहो अपना। ये हो गया इंग्लिश का। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है यहाँ पे, तो अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ सकते हो, सेक्शनल टेस्ट पे आ सकते हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे, टॉपिक वाइज कर रहे थे, क्विज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे, पीडीएफ से कर रहे हो, बुक से कर रहे हो, टॉपिक वाइज ही कर रहे थे। बट अब चूंकि मिक्स करना है हमें, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, 1 या 2 बार लगा लिया, जैसे वीक में एक बार एक फुल लेंथ दे दिया, ठीक है, दूसरे वीक में एक सेक्शनल दे दिया, किसी सेक्शन का रीजनिंग का दे दिया, इंग्लिश का दे दिया, क्वांट्स का दे दिया। ठीक है, मॉक एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। मॉक एनालिसिस का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। मॉक दिया आपने, चलो 100 नंबर का क्वेश्चन था मॉक में, ठीक है, 30 का आपका इंग्लिश था, 35 के आपके रीजनिंग थे, 35 का आपको क्वांट्स था। ठीक है, मॉक दिया आपने, इंग्लिश में आपके आए 30 में से कितने आए, 12 आए। ठीक है, 35 में से यहाँ पे भी 12 आ रहे हैं, 12, 13, 14 ले लेते हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं कि 15, 20 आ रहे हैं। जब मॉक एनालाइज करोगे तो ये देखोगे कि क्वेश्चंस मेरे गलत कहाँ पे हो रहे हैं, इन तरह के क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हमारे मेरे। ठीक है, क्या ब्लड रिलेशन मेरा गलत हो गया, क्या मेरा पजल में कुछ छूट गया, क्या मैंने आरसी को नहीं समझा, क्या मेरे कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट था ऐसा जो मुझे नहीं मिला। क्योंकि देखो मॉक में क्या होता है, सोल्यूशन दिया होता है, तो कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आप उसके सॉल्यूशन पार्ट में जाओगे तो आपको बता देगा कि कैसे बनना था ये क्वेश्चन, तो समझ में आएगा गलती मैंने क्या की। ठीक है, या फिर कम मार्क्स इसलिए आए, जो भी मार्क्स आए, क्या पता मैंने बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉक से फेमिलियर होने में भी टाइम लगता है। अभी हम तो टॉपिक वाइज कर रहे थे ना, अब करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे भी मॉक्स में भी आप आओगे तो नीचे से ही ऊपर जाओगे। ठीक है, तो एकदम घबराना नहीं है कि मेरे सर 12 ही नंबर आ रहे हैं, आपका 14 ही नंबर आ रहा है, 15-20 नंबर ही आ रहा है, ये ऐसे ऐसे कैसे होगा सर, मुझे तो 100 नंबर में से 90 लाना है, 95 लाना है, तो ऐसे नहीं होगा। स्टार्टिंग करो आप कि देखो कि स्टार्टिंग में आएंगे, और मॉक भी अलग अलग लेवल के होते हैं, कोई मॉक इजी होगा, कोई मॉक मॉडरेट होगा, कोई मॉक डिफिकल्ट होगा। परसेंटाइल पे ध्यान देना कि परसेंटाइल क्या आ रहा है आपका। तो मॉक देना स्टार्ट करोगे तो मे बी 30, 40, 50 के अराउंड परसेंटाइल आएगा। इसको आपको बढ़ा के लेके आना है 80+ पे, एग्जाम तक आपका 90+ हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि इन क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, क्या मेरा कॉन्सेप्ट मिसिंग था, क्या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जो मुझे फिर से रिवाइज करना है। जैसे एरर का क्वेश्चन है, तो एरर में हो सकता है कि प्रेपोजिशन का एरर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार आप जाओगे प्रेपोजिशन का चैप्टर फिर से देख लो क्या कॉन्सेप्ट था, समझ जाओ कि आगे वो एरर ना हो। सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन मैंने सही किया बट आंसर मैंने गलत मार्क कर दिया, कैलकुलेशन मैंने गलत किया, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। पजल्स में मैंने कोई इंस्ट्रक्शन गलत पढ़ लिया, ठीक है, देर लगा दी, तो ये सब मॉक को एनालाइज करने में आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो इसको भी आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप हफ्ते में एक बार एक ऐसे लिख लो, लेटर लिख लो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, पीओ के लिए आप करोगे अप्लाई, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आईबीपीएस पीओ के लिए कर रहे हो, आप एसबीआई पीओ के लिए कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्टिव तो लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, लेटर तो लिखोगे। ठीक है, हालांकि एसबीआई पीओ ने इस बार डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब एसे लेटर की जगह आपको रिपोर्ट आ रहा है, आपको सिचुएशन एनालिसिस आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ठीक है, प्रेस से आ रहा है, तो उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। बट जो आईपीएस पीओ है उसका अभी तो कुछ वैसा कुछ उन्होंने न्यूज़ नहीं इंटीमेट किया है हमें कि हम भी चेंज कर रहे हैं, तो अभी हम ऐसे लेटर पे ही रहेंगे। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपका अप्रैल मई से पहले मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो उस टाइम आप ऐसे लेटर के साथ वो सब चीज़ें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में वीक में एक बार रखना, एक बार ऐसे कर लिया, दूसरे वीक लेटर कर लिया, जो भी होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा, ये आपका चलता ही रहेगा, यहाँ भी रिवाइज करना है वीकली। ठीक है, अब आएगा आपका फेज 3, यानी कि अब आप जून से मिड जुलाई में आ गए, क्योंकि अब तो लास्ट जुलाई के लास्ट में तो एग्जाम्स ही स्टार्ट हो गए हैं, फिर तो थमने का तो मौका है नहीं, सांस लेने का मौका है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपकी होगी प्रीलिम्स पे फोकस, साथ ही में मेंस आप पकड़ के चलते रहोगे। ऐसा नहीं कि मेंस को छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं है, मेंस पे फोकस हमारा कम होगा, प्रीलिम्स पे ज़्यादा होगा, और मेंस को लेके चलते रहेंगे। क्या करना है हमें,
प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करोगे, ऑल्टरनेट डे लगाओगे, ठीक है। एक लगाया, अगले दिन उसको एनालाइज किया, अगले दिन जो भी वीकनेस मिला उस पर वर्क किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा मॉक लगाया तीसरे दिन, फिर ऐसे ऑल्टरनेट। तो स्टार्टिंग में क्या करना, ऑल्टरनेट चलना, ऑल्टरनेट से तुम आ जाना 1 फुल लेंथ मॉक पर डे पे, ठीक है। और जब लास्ट का एक वीक बचेगा एग्जाम का, तो फिर वहां पे 2 फुल लेंथ मॉक पर डे लगाना, ठीक है। ये रहेगा आपका मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी। एनालिसिस बहुत जरूरी है, तो एनालाइज भी करना, ठीक है। मॉक एनालिसिस, बिना मॉक एनालिसिस के बस मॉक देते रहने से कुछ नहीं होने वाला। मॉक दोगे, उसको एनालाइज करोगे, जो गलतियां हैं नेक्स्ट मॉक में उसको इंप्रूव करोगे, तभी बढ़ेगा परसेंटाइल, ठीक है। इंग्लिश में कंटिन्यू करते रहना है आपका ट्यूटोरियल। वोकैबुलरी आप यहाँ पे इस टाइम जून से मिड जुलाई में थोड़ा सा नया वोकैबुलरी आप छोड़ दोगे, जो पुराना वोकैबुलरी है उसको ही रिवाइज करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना है 10 से 20 क्वेश्चन पर डे। मॉक के बाद, मॉक तो लगाया, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि वन लाइनर टॉपिक, जैसे आपका एडर रिडक्शन हो गया, फिलर हो गया, आपका वर्ड श्रैप हो गया, क्योंकि इस टाइम तक आप फैमिलियराइज हो जाओगे कि किन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 10-20 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको करने हैं। 4-5 पैराजंबल कर लिया एक दिन में, 4-5 क्लोज पैसेज कर लिया, ठीक है। फोकस वही रहेगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाए, स्पीड बढ़ती जाए, टाइम टेकन कम होता जाए। क्वांट्स में भी क्या करना है, प्रीलिम्स लेवल के स्पीड मैच तो करने ही करने हैं हर दिन, 100 क्वेश्चन पर डे, ठीक है। अब इसमें आपने 20 अप्रॉक्सीमेशन लगा लिए, 20 सिंप्लीफिकेशन लगा लिए, 20 आपका क्वाड्रेटिक हो गया, 20 आपने ये रॉन्ग नंबर सीरीज, इनकरेक्ट सीरीज लगा लिए आपने, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज लगा लिए, ठीक है। उसके बाद रैंडम अरिथमेटिक क्वेश्चंस लगा लिए। अभी तक क्या कर रहे थे, रैंडम अरिथमेटिक क्वेश्चन, मतलब कि कोई एक टॉपिक को लेकर नहीं बैठे हैं कि हाँ आज मैं सिर्फ मिक्सचर एंड लिगेशन के ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं। एक क्वेश्चन मिक्सचर का ले लिया, दूसरा क्वेश्चन अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस का ले लिया, फिर एक रेशियो प्रोपोर्शन का ले लिया, परसेंटेज का ले लिया, ऐसे रैंडम क्वेश्चन करने हैं आपको। 5 प्रीलिम्स लेवल DI हर दिन करनी है, ठीक है, 5 DI। अब आप इसको बांट सकते हो कि 2 क्लर्क के कर लो, 3 PO कर लो, ठीक है। या स्टार्टिंग में 3 क्लर्क के कर रहे हैं, 2 ही PO कर रहे हैं, फिर देखा मैंने कि क्लर्क पे आ गया है मेरा मास्टरी, ठीक है, तो क्लर्क का थोड़ा घटा दिया, 2 क्लर्क का किया, 3 PO कर दिया। वैसे रीजनिंग में भी आपको मॉक के बाद 5 से 8 प्रीलिम्स लेवल पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स करने हैं, 5 ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस थोड़े से अब ट्रिकी आने लगे हैं, तो स्पेशल ध्यान देना है वहाँ पे। और मिसलेनियस क्वेश्चन जो हो गया आपके, वही सिलोगिज्म, आपके इनइक्वालिटीज़, आपका जो भी वर्ड वाला आता है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आता है, वो सब करते रहना है आपको प्रैक्टिस। 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाओ, प्रैक्टिस करो। और करंट अफेयर्स यहाँ भी चलता रहेगा, ठीक है। अब आ जाएंगे कि आपका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। अब आप आ जाओगे मेंस पे। तो मेंस में क्या करना है आपको, तो 8 से 9 घंटे तो देने ही है मेंस में आपका। जैसे मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीलिम्स एग्जाम आपका हो गया है, अब वहाँ पे क्या है, आपको आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि प्रीलिम्स आपने दिया है अच्छे से। आपको प्रीलिम्स से पहले आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स एग्जाम भी दे रहे हो, फिर एग्जाम दे के आ रहे हो। जैसे आपने समझ लो, लेट सपोज कि आपने RRB का प्रीलिम्स दिया, तो RRB के प्रीलिम्स से पहले आपका पूरा प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी थी, जो भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आपको एक्यूरेसी बढ़ानी थी, स्पीड बढ़ानी थी, टाइम कम करना था, वो सब आपका इसके पहले हो जाना चाहिए। ये नहीं कि ये अधूरा, यहाँ अधूरा है, आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो RRB का, फिर आ रहे हो और फिर प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हो कि अभी मैं प्रीलिम्स का बाकी का कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए करना है, ठीक है। तो RRB के प्रीलिम्स से पहले आपका प्रीलिम्स का तो कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो पूरे आपके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, प्रीलिम्स में भी हो, मेंस में भी हो। बस क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है, पर कॉन्सेप्ट वही यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर मेंस में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँचते तो काफ़ी अच्छा, आप खुद में आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि अब हम कब आ गए हैं, अब हम आ गए हैं अगस्त और उसके बाद के मंथ्स में। यहाँ तक आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो चुके होगे अगर आपने डिलीजेंटली वो टाइम टेबल फॉलो किया है, कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। तो अब आप मेंस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए होगे
कंफर्टेबल कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं क्वेश्चन आया और आप भक मार गया आपको या समझ नहीं आ रहा है, चक्कर आ गया, वैसा कुछ नहीं होगा, आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो मेंस का मॉक लगाना है आपको ट्वाइस अ वीक में 1 या 2 बार, स्टार्टिंग में 1 भी लगाना, फिर थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, 2 लगा लेना, मॉक एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत बच्चे क्या होते हैं मेंस का मॉक सबमिट कर देंगे और फिर आराम से क्वेश्चन देंगे। नहीं, हाँ चलो मेंस में आपके पास टाइम होता है, पर पता है टाइम ये चीज़ लेके नहीं चलना है कि टाइम बहुत है तो सबमिट कर दिया मॉक, टाइम तो बहुत है चलो आराम से करेंगे सॉल्व, 2 दिन में कर रहे मॉक सॉल्व, वैसा नहीं है। आपको वहाँ पे क्या होता है मेंस में कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करता है आपके लिए। मेंस का सेक्शन खुला, टाइमर तो वहाँ भी चल रहा है ना, आपको उस टाइम में क्वेश्चन को समझ के सिलेक्ट कर लेना कि हाँ मैं इस क्वेश्चन पे टाइम दूंगा या इस क्वेश्चन पे टाइम दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मेंस का मॉक का टाइमर ऑन करके ही सॉल्व करना है कि आपको वो चीज़ समझ में आए कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरा माइंड का स्टेट कैसा होना चाहिए एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो वो करना है आपको। तो मॉक मेंस का मॉक जब भी दो टाइमर के साथ दो। ठीक है, उसके बाद पहले वीक में 1 बार दिया, फिर दूसरी बार ट्वाइस अ वीक 2 बार देने लग गए, मॉक का एनालिसिस कर लिया, और बाकी टाइम में आप तो मेंस लेवल क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिस, आप मेंस लेवल डीआई कर रहे हो, मेंस लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मेंस लेवल पजल कर रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर, जनरल बैंक अकाउंट चल ही रहा है आपका, इंग्लिश में मेंस लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मेंस लेवल पैराजम्बल, क्लोज पैसेज करने लग गए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे ध्यान दोगे, 1 ऐसे और 1 लेटर हर दिन। ठीक है, या जो भी डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न हमने डिस्कस करेंगे आगे जाके वो 1 करोगे हर दिन। ठीक है, तो ये था आपका मेंस का कि मेंस में करोगे, तो ये था आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, कैसे करना है, टाइम टेबल था आपका, बढ़िया था। अब मैं बताऊंगा कहाँ से करना है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको पहले मैं सेव कर देता हूं, अगर इनकेस आपको पीपीटी की नीड पड़ी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं आप, हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हो या फिर जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पर्पस क्या है या हमारा पर्पस क्या है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, आप जॉब पे जाओ और अपनी लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज लाओ लाइफ में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखो कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आप प्रैक्टिस मॉक से कर रहे हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक के पास क्या है, आपके प्रैक्टिस मॉक के पास है आपका कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स। ठीक है, कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जहां से आप जो पहला फेज है वो कंप्लीट कर सकते हो कि मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश का है, इंग्लिश का करना है आपको, हाँ चलो इंग्लिश पहले यहाँ पे पेपर डिस्कशन होगा कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, फिर आप पहले आओगे सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट करोगे, फिर नाउन पे आओगे, नाउन ऐसे करके आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास बैंकिंग पीडीएफ कोर्स भी है। बैंकिंग पीडीएफ कोर्स क्या करता है, आपको उस टॉपिक के हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, जैसे एरर्स के हैं, क्लोज पैसेज के हैं, अगर हम देखें ये तो इंग्लिश की बात हुई, क्वांट्स के हैं, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एज है, तो यहाँ से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे मैं बताया कि पहले क्वेश्चंस किया और पहले कॉन्सेप्ट्स किए, फिर क्वेश्चंस किया, फिर कॉन्सेप्ट किए, फिर क्वेश्चन किया, और ये क्या है, ये इजी टू मॉडरेट फिर हार्ड पे जाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फ्री क्विज हमारा आता है, फ्री क्विज में आपको फ्री के टॉपिक मिल जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, डीआई है, तो ये फ्री होता है, तो फ्री के टेस्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिर्फ क्वांट्स का ही नहीं, रीजनिंग का भी देख ले तो फ्री का बहुत सारे टेस्ट है आपके, मिसलेनियस का है, सिलोगिज्म का है, आपका पजल्स का है, सिमिलरली इंग्लिश में भी है। ठीक है, पैराजम्बल है, क्लोज पैसेज है, सबका आपको फ्री का मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट, तो फ्री का टेस्ट है हमारे पास, पेड पीडीएफ है, पेड वीडियो कोर्स है, जो आपको स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बारी मॉक टेस्ट की, तो आप मॉक टेस्ट भी हमारा ले सकते हो। जैसे पहला एग्जाम जो आपका आएगा वो आपका जैसे क्या आएगा, आरआरबी आएगा। ठीक है, आरआरबी समझ लो कि आरआरबी पीओ आया,
तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास। पहला मॉक टेस्ट आप फ्री का है, तो पहला तो मॉक टेस्ट आपको हर एग्जाम का फ्री का मिलता है, तो वो मॉक टेस्ट आप दोगे ही दोगे, ठीक है। उसके बाद बाकी के मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, वहाँ से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो अपना देना, ठीक है। उसके बाद यही पे ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद वहाँ आता है वीकली लाइव टेस्ट, ठीक है। तो वीकली लाइव टेस्ट मतलब हर वीक एक लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है, फ्री में आप कर दे सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये देते हैं, तो ये टेस्ट देते हो, ये फुल लेंथ मॉक होता है, तो ये देख के आप देख सकते हो। ये आपको देना है कब? जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो गए हो, अब आप मॉक दे रहे हो, तो आप देख सकते हो इसको, लाइव टेस्ट को देखने के लिए कि रियल एग्जाम का जो कंपटीशन होता है, जो बच्चे जो आपको वहाँ एग्जाम में भी मिलेंगे, आपको कंपटीशन होंगे, वहाँ पे आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है, वहाँ पर भी आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है, कहाँ पे इंप्रूव करना है, ये सब आपको मिलेगा। तो ये हर वीक होगा, तो आपको हर वीक एक एनालिसिस मिलेगा, प्लस आप हर वीक इंप्रूव करोगे, तो आप उस कंपटीशन में आगे बढ़ते जाओगे। तो वो वीकली लाइव टेस्ट, जैसे अभी एसबीआई क्लर्क का चल रहा है, जैसे मैंने बताया था कि क्लर्क के डेट्स आ गए, तो अभी हम एसबीआई क्लर्क का चला रहे हैं, जैसे जो एग्जाम आएगा उसका चलेगा, जैसे आरआरबी आएगा, आरआरबी पीओ, तो उसके वीकली लाइव टेस्ट आ जाएंगे, आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको परचेस करना है तो अभी एग्जाम प्रेप सेल चल रहा है, क्योंकि अभी से आपका स्टार्टिंग होगा प्रिपरेशन का, हमने ये सेल लगाया है आपके लिए, एग्जाम प्रेप सेल, जब आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है EPS, ओके। और तो और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। मैं बताता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का आपको फायदा क्या है। पहले ग्रुप का नेम क्या है? तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसका नाम है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क, ठीक है, ये नेम है। इस टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने हमारा PDF कोर्स है, हमारे क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म पे आप सॉल्व कर रहे हो, हमारा क्लास देख रहे हो, ठीक है, तो कोई डाउट आपका कोई क्वेश्चन में आ गया, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप डाउट सॉल्व दे सकते हो, तो क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आपका क्वेश्चन का डाउट सॉल्व हो जाएगा वहां पे, क्वेश्चंस डाउट सॉल्विंग वो वहां पे होता है, ठीक है, डिस्कशन होता है क्वेश्चंस पे। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो वो आपको वहां से पता चल जाएगा, तो वहां से आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलते रहेंगे कि बैंकिंग के पूरे जो ये क्षेत्र है, एरिया, उसमें क्या हो रहा है, कब कौन नोटिफिकेशन आ रहा है, डेट्स क्या आ रही है, कुछ चेंजेस हो गए उसको लेके। उसके बाद यहाँ से आपको आपका करंट अफेयर, जनरल अफेयर अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस के भी आपको एग्जाम रिलेवेंट हम पोस्ट डालते हैं, वहाँ से आप अपना रिवाइज कर सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद आपके क्लास के लिंक वहाँ मिल जाते हैं आपको। फिर जो भी आपको हेल्प चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, किसी चीज़ पे डिस्कशन करना है, एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिस मॉक के जो एक्सपर्ट हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपको वहाँ पे आपके डाउट को एड्रेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना और इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना। थैंक यू।